गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बाद में प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टिव के बाद में अपन बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यानी कि अब जो अपन सर्किट लेंगे इसमें एक प्योर कैपेसिटर लगाएंगे और उसके वही वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, तो बात करते हैं। देखो उसके ये आपको एक एसी सर्किट गिवन है। ये हो जाएगा बच्चों V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो सिंबल से देख लिया करो, ऐसी सर्किट है। अगर सिंबल नहीं भी गिवन हो तो देखो V इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम चेंज होगा, V चेंज होगा, V चेंज हो रहा है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, यानी कि ये एसी है। ये I और ये हो जाएगा माइनस I। ये कैपेसिटर है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस चार्ज। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, अप्लाई कर दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो मैं अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा V Q माइनस C इक्वल टू 0। ठीक है भैया, इस पर पता है ना, इस पर क्या, इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कितना होता है Q अपॉन C। सीधा शॉर्टकट देख लो भैया, V वोल्ट की बैटरी लगाई और ये सारा का सारा किसको मिल गया, कैपेसिटर को। कितना मिल गया, Q अपॉन C। कितना मिल गया, Q अपॉन C। तो Q का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा अपने पास में CV। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में Q आ जाएगा, V की वैल्यू रख दो V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट अपन को पता है, करंट जो होती है बच्चों क्या होती है, dQ अपॉन dt। करंट क्या होती है, dQ अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा V नॉट C, ओमेगा आगे आ जाएगा और साइन का बच्चों क्या होता है, कॉस ओमेगा t। इसको बच्चों मैं यूं भी लिख सकता हूँ V नॉट और इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा C, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा t। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म को आप देखो, ये V नॉट और ये 1 अपॉन ओमेगा C। वोल्टेज के नीचे पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल के नीचे कौन सी टर्म आती है, रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, क्या आता है, रेजिस्टेंस। यानी कि ये रेजिस्टेंस है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, XC। तो यहाँ पर आपके पास में जो XC आएगा वो आएगा 1 अपॉन ओमेगा C। इसका नाम क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलूंगा इसको मैं, क्या बोलूंगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो I नॉट जो है ये हो जाएगा V नॉट। ठीक है, और ये आपके पास में ओमेगा C हो गया। ठीक है, V और ये हो जाएगा आपके पास में ओमेगा C। ठीक है भैया, पीक पोटेंशियल है, पीक वोल्टेज है, तो करंट भी कौन सी आएगी, पीक आएगी। पीक के साथ में IRMS के साथ में ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया I नॉट। ठीक है, V नॉट अपॉन, भाई देख लो साहब, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल कौन सा है, पीक है, तो करंट कौन सी आएगी, पीक। अगर यहाँ पर अगर V RMS होता ना तो क्या मिलती, IRMS। कैसे मिलती, देखो अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये I नॉट है, यहाँ पर √2 का डिवाइड कर दूं, ये V नॉट है, इधर भी √2 का डिवाइड कर दूं, ये XC हो जाए, दोनों तरफ √2 डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया, V नॉट अपॉन I नॉट क्या बन गया, IRMS। ठीक है, ये V नॉट अपॉन क्या बन गया, VRMS। देख लो बना कि नहीं बना। मैंने कहा था यहाँ पर अगर पीक वोल्टेज तो पीक करंट, यहाँ पर RMS वोल्टेज तो यहाँ पर RMS करंट। ठीक है, सेम होता है ये। तो यहाँ पर आपके पास में जो रिलेशन आएगा I का I नॉट कॉस ओमेगा t, यानी कि एक साइन में है, बढ़िया बात है बच्चों, एक साइन में है, एक कॉस में है, तो साइन वाले को कॉस में लिखो। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, कॉस थीटा जो होता है प्लस का, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में मैं यहाँ लिख देता हूँ I इक्वल टू I नॉट साइन, ये हो जाएगा ओमेगा t प्लस 90। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल और करंट में कितने का फेज एंगल है, -90 का, यानी कि करंट लीड फ्रॉम पोटेंशियल बाय 90। यानी कि यहाँ पर देखो प्लस आया ना, L वाले में माइनस था, तो जब माइनस आया था तो मैंने बोला था करंट 90 पीछे चलती है, इसमें प्लस आया, इसका मतलब करंट जो है पोटेंशियल से 90
आगे चलती है, लीड यानी कि लीड कर रही है, आगे चल रही है। समझ में आ गया? इस बार करंट आगे चल रही है, या तो ऐसे बोलो करंट 90 आगे चल रही है, या ऐसे बोल दो पोटेंशियल 90 पीछे चल रहा है। आप देखो इसको फेजर डायग्राम बनाते हैं बच्चों, इसके डस्टर कहाँ गया, फेजर डायग्राम बनाते हैं इसके। यहां तक ये लिख लिया होगा, सब कुछ नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लो बच्चों, इसको पहले नोट कर लिया। आप देखो इसके फेजर डायग्राम, फिर इसके न्यूमेरिकल। आप देखो इसके पहले अपन बनाते हैं इसके फेज या फेजर डायग्राम, फेज या फेजर डायग्राम। सबसे पहले इसका एंगल बनाओ ओमेगा का, सॉरी वोल्टेज का, तो वोल्टेज तो ओमेगा टी पर है। ये एरो की लेंथ पीक वैल्यू को बताती है, पी नॉट। करंट जो है वो 90 आगे चल रहा है, इस बार करंट 90 आगे चल रहा है। ये एंगल तो हो गया आपका ओमेगा टी, करंट 90 आगे चल रहा है, तो इस बार करंट को 90 आगे कर दो, एरो छोटा रखना क्योंकि आई नॉट वी नॉट से छोटा होता है। ये हो गया 90, तो ये देख लो इसका एंगल हो गया ओमेगा टी, वोल्टेज का ये रहा। करंट का एंगल देखो कितना है, ओमेगा टी प्लस 90, तो ओमेगा टी प्लस 90 ये हो गया। और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में देखो बच्चों ऐसे लिखेंगे कि भैया करंट 90 आगे चल रही है, तो ये V है, तो ये करंट है, ये करंट, ये V, ये 90 आगे होगी। या फिर इसको कुछ बुक ऐसे भी लिखती है कि ये करंट है तो वोल्टेज 90 पीछे चल रहा है, ये 90 पीछे हो गया। ये समझ गए, दोनों सही है, ठीक है। यानी कि करंट 90 आगे चल रही है, तो देखो ये वोल्टेज और करंट 90 आगे हो गई। या फिर मैं यूं कहता हूं कि वोल्टेज 90 पीछे चल रहा है, तो ये करंट और ये 90 से क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो इसका बनाते हैं वेव डायग्राम, बनाते हैं इसका। ये लिख लिया होगा, अब इसका वेव डायग्राम देखो। वेव डायग्राम जो है इसका, वो देखो वेव डायग्राम, वेव डायग्राम बनाता हूं बच्चों मैं इसका। ये टाइम हो गया t, ये v, ये ओरिजिन, ये इसकी पीक वैल्यू, ये हो गया आई नॉट, ये माइनस का आई नॉट। आई नॉट थोड़ा कम रखना है। सबसे पहले देखो इसका ग्राफ बनाओ पोटेंशियल का, साइन। तो पोटेंशियल देखो टी 0 रखूंगा तो v 0 आएगा, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। प्योर साइन का ग्राफ है ये, प्योर साइन का ग्राफ है ये। ऐसे आएगा ये, ठीक है। ये आपके पास में v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपन देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ देखो बच्चों कैसे बनाओगे। इसका ग्राफ मैं एक बार आपको रफ में बना के दिखाऊं। ये वाली लाइन में मिटा देता हूँ, नीचे वाली लाइन लिख ली होगी आपने। तो इसका ग्राफ मैं वैसे तो आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे बनाओगे। तो इसका ग्राफ देखो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। पहले प्योर साइन का ग्राफ बना दो बच्चों। ये प्योर साइन का ग्राफ हो गया, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 90 होगी। फिर ग्राफ को देखो ओमेगा टी प्लस 90 है ना, तो ग्राफ को 90 से कट कर दो। ग्राफ को कहाँ से कट कर दो, 90 से। यानी ये ग्राफ अपने ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसको तो मिटा दो, ये तो कुछ काम का नहीं है। यानी ये ग्राफ होगा ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। और तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, ये वाला। देखो दोनों देखो, एक साइन है तो एक कॉस है भैया। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं आई नॉट, ठीक है, कॉस ओमेगा टी।
एक साइन है तो एक कॉस है, साइन और कॉस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, जब साइन 0 होगा तो कॉस 1 होता है। चेक करके देख लो, यहाँ पे t 0 रखोगे तो ये 0 आएगा, यहाँ t 0 रखोगे तो ये मैक्सिमम आएगा। यानी कि वही वाली कहानी है कि v अगर मैक्सिमम होगा तो बच्चों i क्या होगा, मिनिमम होगा, साथ में वाइस वर्सा उल्टा होगा, यानी कि ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। चेक करके देख लो, इसको चेक करना भी मैं आपको बता देता हूँ। चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पर देखो पोटेंशियल 0 है, करंट मैक्सिमम है, पीक वैल्यू पर है। यहाँ पर आए करंट देखो 0 हो गई तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। उसके बाद में यूं गए तो यहाँ पर देखो करंट मैक्सिमम हो गई तो पोटेंशियल 0 हो गया। फिर अपन यूं ग्राफ में बढ़े, करंट 0 हो गई, पोटेंशियल देखो मैक्सिमम हो गया। तो एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये इसके वेव डायग्राम हो गए। किसके डायग्राम हो गए, वेव। अब अपन एक्स सी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, कर लिया नोट इसको अगर आपने नोट कर लिया तो मैं एक्स सी बच्चों क्या होता है 1/ओमेगा c या फिर 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे किसके अंदर, ठीक है, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी का किसके साथ में, एक्स के साथ में। एक्स की क्या होती है, धारितीय प्रतिघात, हिंदी में कहते हैं धारितीय प्रतिघात, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका ग्राफ देख लो, इन्वर्स में ग्राफ है, इन्वर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। एक्स सी जो होती है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं धारितीय प्रतिघात, ठीक है। अब मैं डीसी के लिए बात करूं तो डीसी जो है, डीसी के लिए मैंने कहा था एफ कितना होता है 0। अगर एफ 0 है तो बच्चों एक्स सी जो है वो कितना आएगा, इन्फिनेटिव। एक्स सी क्या आएगा, इन्फिनेटिव। एक्स सी, एक्स क्या है, एक प्रतिरोध है। इसका मतलब कैपेसिटर जो होता है वो कभी भी डीसी को फ्लो नहीं होने देता है, क्योंकि प्रतिरोध इसका अनंत है। डीसी के लिए इसका प्रतिरोध कितना है, अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, भाई डायरेक्ट करंट का मतलब क्या रहेगी, ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो। डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब उसमें साइकिल ही नहीं है, साइकिल नहीं है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है। इसका मतलब कैपेसिटर नेवर फ्लो डीसी, कैपेसिटर सुटेबल फॉर एसी, एसी के लिए सुटेबल है कैपेसिटर, डीसी के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। डीसी को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा वो, डीसी जो करंट है उसको बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, एसी को जाने देगा। एसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें डीसी आई ऐसे, जैसे डीसी यहाँ आएगी, ठीक है ना, ये डीसी करंट है, कौन सी करंट है, डीसी। जैसे डीसी यहाँ आएगी इसको ये दीवार मिलेगी, ये डीसी आगे नहीं जा पाएगी, आगे नहीं जाएगी, यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, 0। एसी की मैं बात करूं तो एसी देखो बच्चों कैसे फ्लो होती है, फॉर्म के रूप में। एसी जो होती है हमेशा ध्यान रखना फॉर्म के फॉर्म में फ्लो होती है। एसी मान लो यूं जा रही है ऐसे, तो जैसे यहाँ पर ये आएगा तो एसी कूद के यूं चली जाएगी, यानी कि एसी जाएगी। तो कैपेसिटर में से एसी जा सकती है, डीसी नहीं जाएगी, डीसी कभी नहीं जाती है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है इसका। लिखो, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन। लिख लिया, अब इसके न्यूमेरिकल देखो प्योर कैपेसिटेंस के। इनके न्यूमेरिकल की बात करते हैं बच्चों इसके। तो ध्यान में रखना, जो कैपेसिटर जो होता है डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो डीसी कभी कैपेसिटर में से फ्लो नहीं होगी। क्वेश्चन देखो इसका, आपको C गिवन है 4 माइक्रोफैरेड और आपको V गिवन है ये साइन 20t। आपको इसके अंदर फाइंड करना है एक तो IT रिलेशन, करंट का टाइम के साथ में रिलेशन, ठीक है, और साथ में आपको फाइंड करना है एवरेज करंट,
ठीक है, और आपको फाइंड करनी है IRMS। तो देखो बच्चों 1/1 फाइंड करते हैं। सर्किट कैसा है, प्योर कैपेसिटिव है, ठीक है, AC आपको गिवन है। तो इसमें जो डेटा आपको गिवन है वो आप चाहे तो लिख सकते हो। तो भैया आपको देखो एक तो C गिवन है, ठीक है, और V0 कितना है, पीक वोल्टेज, साइन के साथ में ये होता है 10, ओमेगा कितना गिवन है, T के साथ में जो होता है वो ओमेगा होता है 20, यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड। अब आपको IT रिलेशन फाइंड करना है, तो ऐसे लिखो IT करंट टाइम रिलेशन। तो करंट टाइम जो रिलेशन है वो होगी I0 साइन। ये हमेशा ध्यान रखना, ये V साइन की फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर कॉस की फॉर्मेट में है तो साइन की फॉर्मेट में चेंज कर लेना, ठीक है। कैसे चेंज करोगे वो मैंने आपको बता चुका हूं मैं। अगर कॉस प्लस का है तो 90 ऐड कर देना, अगर कॉस माइनस का है तो 90 लेस कर देना। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं सारे क्वेश्चन में V साइन की फॉर्मेट में लिया है। अगर क्वेश्चन में आपको या गाइड आप सॉल्व कर रहे हो उसमें कॉस में गिवन हो तो साइन में चेंज जरूर करना उसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 20t। अब मेरे को ये बताओ, कैपेसिटर जो होता है उसमें करंट जो होती है 90 आगे चलती है, तो ये 90 आगे चलती है तो प्लस 90 कर दो भाई, 90 आगे चलती है प्लस 90 कर दिया। अब पहले ये निकालो I0 कैसे निकालूंगा, V0 अपॉन ओमेगा C बाई पीक वोल्टेज पीक करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो XC जो आएगा वो कितना होगा बच्चों, XC जो है आपके पास में XC निकालना है अपन को। XC कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा C यहाँ रखूंगा तो ओमेगा C ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। XC जगह मैंने 1 अपॉन ओमेगा C रख दिया। आप वैल्यू पुट कर दो, V0 कितना 10 और ओमेगा कितना गिवन है 20, C कितना गिवन है 4, C कितना गिवन है 4, 10 की पावर -6 माइक्रो है ना, -6 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, I0 ये 2 0 गया 8 इंटू 10 की पावर -4 यानी कि 0.8 मिली एम्पियर। पीक करंट जो आएगी 0.8 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आपके पास में ये रिलेशन आ जाएगा बच्चों करंट का I, ठीक है, 0.8, ठीक है, साइन 20t प्लस 90 साथ में लिख देना मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर में आएगा, ये वोल्टेज में गिवन है आपको, ये वोल्टेज में है वो आपके पास में मिली एम्पियर में आएगा। किस में आएगा, मिली एम्पियर में, लिख लिया। अब अपन फाइंड करते हैं एवरेज करंट और IRMS। तो एवरेज करंट जो है वो 0 होती है बच्चों, किसके लिए, फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, फुल साइकिल के लिए तो कितनी होगी, 0 होगी। अब एवरेज करंट जो है हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है, 2I0/π, ये होती है फॉर हाफ साइकिल। I0 की वैल्यू रख देना बच्चों 0.8, आंसर आ जाएगा। IRMS फाइंड करना है आपको। IRMS कितना होता है, I0/√2। I0 कितना है, पीक करंट कितनी है 0.2, तो वैल्यू रख देना 0.2/2 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आपके पास में एक प्योर कैपेसिटेंस सर्किट का क्वेश्चन हो गया। इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें। कैपेसिटर गिवन है, AC गिवन है, ये है आपके पास में 10 माइक्रोफैरेड और यहाँ से AC जा रही है यूँ, यहाँ से ये करंट आई और करंट जो आपको यहाँ पर गिवन है, करंट गिवन है साइन 100t प्लस
60, ठीक है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इस बार वी नहीं गिवन है आपको, इस बार आपको फाइंड करना है इसमें वीटी रिलेशन, पोटेंशियल टाइम रिलेशन। वीटी रिलेशन फाइंड करना है बच्चों आपको इसमें, इस बार आपको जो फाइंड करना है इसमें पोटेंशियल टाइम रिलेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल टाइम रिलेशन फाइंड करते हैं इसमें अपन। तो पोटेंशियल टाइम रिलेशन मैं लिख दूं, कैसे फाइंड करेंगे, देखो वी, देखो प्योर कैपेसिटेंस में आपको होता है करंट 90 आगे चलती है, करंट लीड 90 फ्रॉम पोटेंशियल, पोटेंशियल से 90 आगे चलती है। इसको उल्टा करके पढ़ो, यानी कि V 90 पीछे चलता है, तो ये होगा V नॉट साइन, इसका एंगल कितना है ये 5t प्लस 60 ओमेगा टी प्लस 60 और पीछे चल रहा है तो माइनस का 90, ठीक है। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं भाई कि V जो है वो लैग कर रहा है कितना 90 फ्रॉम करंट, ठीक है, एक ही बात है। तो V 90 पीछे चल रहा है तो V को मैंने माइनस 90 कर दिया, जो भी एंगल है उसमें माइनस 90 कर दो। अब आप ये निकालो V नॉट कैसे निकालूंगा, I नॉट XC, ओम के नियम से, करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास में करंट XC कितना होता है ओमेगा C, तो V नॉट, तो I नॉट देखो बच्चों, I नॉट कितना है 1, कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ये कितना है 1, तो ये हो गया 1। ओमेगा T के साथ में जो होता है वो ओमेगा होता है, सो C वो रहा 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, 103, 10 की पावर -3 बचेगा, -3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास में वीटी रिलेशन आ गया, V ये हो गया बच्चों आपके पास में 1000, साइन की जगह साइन, ये हो जाएगा 100t, ये हो जाएगा माइनस का 60। ये आपके पास में बच्चों कौन सा रिलेशन आ गया, वीटी रिलेशन आ गया। कौन सा रिलेशन है बच्चों, ये वीटी रिलेशन, और ये आपका आंसर हो गया। अब तीनों की मैं कंपेयर करके पढ़ा देता हूँ, एक बार आपको टेबल बना लेते हैं तीनों की, तीनों पढ़ चुके हो आप। यहाँ पर अपन बात करते हैं प्योर R, यहाँ पर बात करता हूँ प्योर L, और यहाँ पर अपन बात करते हैं प्योर C, प्योर कैपेसिटर, ठीक है। तो प्योर ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसी, ये R, तो ये हो जाएगा बच्चों V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T। करंट भी उसी फेज एंगल में होगी, I नॉट साइन ओमेगा T, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होगा 9 फेज डिफरेंस, 9 फेज डिफरेंस, ठीक है। यानी कि जो वोल्टेज का है वही किसका है, करंट का है, वही किसका है बच्चों, करंट का है। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में अपने पढ़ा प्योर इंडक्टिव, तो ये L है, इसका रेजिस्टेंस 0 कंसिडर करते हैं अपन, ये AC हो गई, ये हो जाएगा अपने पास में V इक्वल टू V नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा T। करंट इसे 90 पीछे चलेगी तो ये हो जाएगा I नॉट, ठीक है, साइन, ठीक है, ओमेगा T माइनस 90 डिग्री। करंट 90 पीछे चल रही है, अगर इसमें आपको फेज डिफरेंस पूछे, फेज डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा प्लस का π/2, यानी कि करंट 90 पीछे चल रही है। इसका डायग्राम मैंने कहा था ऐसे बना लो, करंट 90 पीछे चल रही है यानी कि वोल्टेज 90 आगे चल रहा है, ये तो वोल्टेज इसे 90 आगे चल रहा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना, इसमें जो XL आएगा वो आएगा ओमेगा L, ठीक है। I नॉट जो होगा वो कितना होगा V नॉट अपॉन XL, ठीक है, XL आएगा इसके अंदर। और प्योर कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो प्योर कैपेसिटर की, ठीक है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, V नॉट साइन ओमेगा T। प्योर कैपेसिटर में करंट आगे चलती है 90 डिग्री, तो ये I साइन ओमेगा T प्लस 90, ठीक है, 90 लीड करेगी। इसमें फेज डिफरेंस जो आएगा वो माइनस का π/2 आएगा, ठीक है।
यानी कि करंट 90 आगे चल रही है, यानी कि वोल्टेज पीछे चल रहा है, यानी कि ये करंट और ये वोल्टेज। करंट 90 आगे चल रहा है ना। एक मिनट थोड़ा सा सही करते हैं इसको। करंट को आगे रखना है 90, तो ये V और ये, इस बार इसमें करंट आगे चल रही है, इसमें करंट आगे चलती है, इसमें करंट पीछे चलती है, ठीक है। और इसमें जो XC आएगा वो आएगा 1/ωc, पीक करंट जो आएगी पीक वोल्टेज अपॉन ओमेगा, सॉरी ये XC, ठीक है। XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये एक टेबल हो गई इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इस टेबल को नोट करें बच्चों, इस टेबल को नोट करें। कर लिया टेबल को नोट्स, आगे चलें। तो आगे चलते हैं। तो प्योर R, प्योर L और प्योर C हो गए। अब अपन सीरीज सर्किट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट की बात करते हैं। तो अब मैं ले रहा हूं बच्चों LR सर्किट, और ये जो LR सर्किट है ध्यान रखना, L और R को मैंने सीरीज में रखूंगा मैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों, कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं, LR, और L और R को सीरीज में रखना है। तो ये आपके पास में यहाँ पर L हो गया, इसका खुद का R 0 है, ध्यान में रखना। इसका जो खुद का जो R है, क्योंकि ये एक कोइल है और कोइल एक वायर से बनी हुई है, और वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ इसका खुद का जो R है वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पर एक अदर रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। इस पर जो ड्रॉप होगा वो होगा VL, और इस पर जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा बच्चों, VR, ठीक है। और यहाँ पर आपको करंट गिवन है I गिवन है करंट मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो अपने जो भी सिंगल कॉम्बिनेशन आपने जो पढ़ा था, एक के कंपोनेंट पढ़ा था भाई, मैंने कहा था कि L होगा, अगर आपका सर्किट में सिर्फ L है तो करंट 90 पीछे होगी, और सिर्फ अगर R है तो दोनों सेम फेज में होगी, और अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो करंट 90 आगे होगी, ठीक है। इसलिए मैं करंट की इक्वेशन ले रहा हूं। करंट की इक्वेशन आ जाएगी I0 sin ओमेगा t, ठीक है। नोट करो उसको जब तक। कर लिया बच्चों नोट। अब इसको देखो ध्यान से समझना, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये, और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आपको सिंगल जो कंपोनेंट वाले जो मैंने कराए हैं वो आपको आने चाहिए। अब इसमें ये देखो कि मैंने करंट की इक्वेशन लिखी है, करंट की इक्वेशन लिखी है। अब इसे देखो V की रिलेशन बनाते हैं, VR, R का, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, जब अपन ने प्योर रेजिस्टेंस पढ़ा था तो प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में थे कि नहीं थे बच्चों, सेम फेज में थे, तो सेम फेज कर दो यहाँ पर, ये साइन, ये हो जाएगा ओमेगा t, यहाँ पर R लिख देना। R इसलिए लिखा है, ये पीक वैल्यू है, लेकिन पीक वैल्यू किसकी, रेजिस्टेंस की। पीक पोटेंशियल है भैया, पीक का मतलब होता है इस पर, ये जो है ना, इस पर कितना मैक्सिमम ड्रॉप होगा, इस पर कितना मैक्सिमम ड्रॉप होगा, ठीक है ना। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप या मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप। तो रेजिस्टेंस पर जो मैक्सिमम ड्रॉप होगा ना, जैसे मान लो मैंने एसी लगाई, मान लो एसी लगाई 100 वोल्ट की लगाई, एक बार किसी टाइम पर उसकी वैल्यू 100 वोल्ट है, वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक मान लो कितनी है, 100 है, और इस पर मान लो मैक्सिमम ड्रॉप हो गया 70, कितना ड्रॉप होगा 70, तो 70 इसके लिए पीक है। इस पर 70 हो रहा है तो इस पर कितना ड्रॉप होगा, 30 होगा। फिर कुछ टाइम बाद में मैंने देखा कि भैया इस पर 90 ड्रॉप हो रहा है, इस पर कितना होगा 10, तो वो 90 जो ड्रॉप होगा वो इसकी पीक वैल्यू होगी। तो पीक वैल्यू ध्यान रखना रेजिस्टेंस की, इसलिए मैंने R लिखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ V0 लिखा था, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही कंपोनेंट था, जरूरत ही नहीं पड़ी अपन को, ठीक है ना। और ये टाइम है, यानी कि ये VT रिलेशन हो गया, यानी कि जो V या R जो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। अब मैं लिखता हूँ VL का किसके साथ में, टाइम के साथ में। पीक वैल्यू किसकी, L की, साइन का, साइन ओमेगा t प्लस 90 मैंने क्यों लिखा,
क्योंकि अपन को पता है कि जो एल वाला जो सर्किट था ना, प्योर एल, उसमें करंट 90 पीछे चल रही थी, करंट 90 पीछे चल रही थी, इसका मतलब वोल्टेज 90 आगे चल रहा था, तो इसलिए मैंने प्लस 90 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका डायग्राम देखो ऐसे बनेगा बच्चों। ये देखो करंट है, जो करंट का फेज एंगल होगा वही आर का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। डायग्राम थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम थोड़ा इसका नीचे शिफ्ट करते हैं डायग्राम को, तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा आएगा इसका। तो ये देखो ये करंट है, ठीक है, पी करंट बोल देता हूँ मान लो मैं इसको, तो ये पी करंट है, कोई भी करंट बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये करंट है। तो करंट और आर वाले में देखो पोटेंशियल और करंट में कोई फेज होता है क्या? कोई नहीं होता। तो ये करंट और ये हो गया वी आर, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता दोनों के बीच में, ठीक है ना। सिंगल कंपोनेंट वाला डायग्राम जो मैंने पढ़ाया था सिंगल वाले, उसको दिमाग में रखो, ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एल और आई में 90 का एंगल होता है, यानी कि वी जो होता है वो 90 आगे चलता है, तो ये अपने पास में हो जाएगा वी एल। क्या हो जाएगा? वी एल। ये डैश डैश डैश, ये डैश डैश डैश, और ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट को अलग चौक से ड्रॉ करते हैं इसको, रिजल्टेंट को अलग से चौक ले लेते हैं, कलर चौक से ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो ये आपके पास में यहाँ पे ये आएगा वी नॉट, और ये आएगा आपके पास में फेज डिफरेंस। फाई क्या है बच्चों? फेज डिफरेंस है। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। तो अब ये देखो पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय कि वी नॉट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, हाँ कि ना? अब वी नॉट आर लिख लो। देखो पोटेंशियल ड्रॉप है, ओ आ गया यानी कि पीक वैल्यू, आर आ गया यानी कि रेजिस्टेंस, ओम के लॉ से आई आर। अब ये देखो पीक है ना, तो करंट भी कैसे लोगे? पीक लोगे। आर का मतलब रेजिस्टेंस, तो आर भाई ओम का लॉ मालूम है ना, ओम का लॉ क्या कहता है? वी इक्वल टू आई आर। और मैंने पहले कहा था अगर करंट पीक है तो पोटेंशियल भी पीक लोगे, अगर ये आर एम एस है तो ये भी आई आर एम एस लोगे, सॉरी आर एम एस लोगे। सिर्फ करंट की अगर आरएमएस वैल्यू ले रहे हो, करंट की अगर आरएमएस वैल्यू ले रहे हो तो पोटेंशियल भी आरएमएस में आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा ये देख लो, √2 डिवाइड कर दो, इधर भी √2 डिवाइड कर दो। अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बच्चों? आई आरएमएस। ये क्या बन गया? वी आरएमएस। लेकिन फिलहाल आरएमएस काम में नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हो गया ये। अब यहां से देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब मैं पीक वैल्यू निकाल रहा हूं एल की, तो करंट तो मैं वही लूंगा पी। रेजिस्टेंस देखो इसमें तो रेजिस्टेंस आर था, इसका रेजिस्टेंस कितना है? एक्स एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस आर, ये हो गया एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। आ गया, वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ पर, ये वी नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आई नॉट आर स्क्वायर आई एक्स एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा बच्चों? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था करंट के साथ में हमेशा रेजिस्टेंस आता है, ये करंट के साथ में रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका नाम क्या है? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, ये एच रेजिस्टेंस है ये। इसका नाम क्या दूंगा मैं? जेड। तो जेड हो गया ये। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इसका नाम देंगे अपन इम्पीडेंस। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिबाधा, और यहाँ पर इसको नाम बोलते हैं अपन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बोलते हैं जेड को, क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। यहाँ तक लिख लें बच्चों इम्पीडेंस, ठीक है। फिर आगे की चर्चा करते हैं अपन। ये हो गया आपका इम्पीडेंस, समझ में आ गया, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझाया है। अपन ने करंट की सर्किट गिवन दी, करंट की इक्वेशन गिवन दी। मेरे को पता है कि जो करंट में और वोल्टेज में कोई फेज एंगल नहीं होता है, तो मैंने देखो यहाँ पर कोई फेज एंगल नहीं लिखा। मेरे को पता है कि एल जो होता है, एल में करंट 90 पीछे होती है, यानी कि वोल्टेज 90 आगे होता है, तो जो भी एंगल दिया होता है उसमें 90 जोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने 90 जोड़ा, तो ये देखो फिर मैंने फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम कैसे बनाया कि भाई ये करंट है तो ये करंट का फेज। अब जो करंट का एंगल होगा वही किसका होगा? आर का होगा, क्योंकि आर में और इसमें, आर वाले सर्किट में
आर वाला जो सर्किट होता है, प्योर आर वाला सर्किट, उसमें करंट में और वोल्टेज में कोई भी फेज एंगल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि VL का एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस 90, तो ये कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस 90, तो मैंने इसको 90 ऐड कर दिया ये, ठीक है भाई। VL 90 से आगे चलता है ना, VL यानी कि प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज करंट से 90 आगे चलता है ये, ठीक है। ये लिख लिया, नोट कर लिया बच्चों, ये मिटा दो, रफ कर दूं इसको। अब ये तो वोल्टेज का फेजर डायग्राम था। अगर रेजिस्टेंस का बनाऊं तो रेजिस्टेंस का देखो कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस का और ही आसान बनेगा। ये देखो ये R और ये बच्चों क्या बन जाएगा XL। अब आप बच्चों के ये कैसे बनाया, अरे भैया ये देखो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इसमें R का डिवाइड कर दो, ठीक है, करंट का डिवाइड कर दो, इसमें करंट का डिवाइड कर दो तो यार बन जाएगा, इधर भी करंट का डिवाइड कर दो तो ये प्रतिरोध बन जाएगा। ओम का नियम मालूम है ना, ओम का नियम क्या होता है, VR। अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस चाहिए ना तो पोटेंशियल में करंट का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर पीक करंट का डिवाइड कर दो, तो पीक करंट का डिवाइड करूंगा तो R मिल जाएगा, यहाँ पर पीक करंट का डिवाइड करूंगा तो XL मिल जाएगा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, Z। अब इस फेजर डायग्राम से इसको चेक करके देख लो भैया, ठीक है। ये हो गया R और बच्चों ये हो गया XL। देखो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है कि नहीं लग रही है, तो Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये हो जाएगा फाई, तो यहाँ से अपने पास में जो फेज एंगल आएगा टेन फाई कितना आएगा, टेन फाई आएगा XL अपॉन ये आएगा, ठीक है, लिख लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब इसकी और इक्वेशन लिखते हैं। ये हो गया अंतर, समझ में आ गया कैसे लिखा है मैंने, ये मैंने समझा दिया था भाई। करंट R के साथ सेम एंगल में, वोल्टेज 90 आगे होता है 90 आगे कर दिया, ठीक है ना। फिर मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो Z निकला मेरा, ठीक है ना। अगर जो देखो ये R है तो R यहाँ लिख दिया, ये L है तो यहाँ पर XL लिख दिया, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, Z आएगा। Z का मतलब इम्पीडेंस आएगा, प्रति बाधा आएगी, ठीक है। अब मेरे को देखो इक्वेशन निकली है इसकी, तो ये हो जाएगा देखो I नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई से देखो V कितना आगे चल रहा है, फाई आगे चल रहा है, तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये मेरे पास में ये तो हो गया कौन सा रिलेशन, करंट का टाइम के साथ में, और ये हो गया वोल्टेज का टाइम के साथ में। अब मैंने सिर्फ I नोट लिखा है, RL नहीं लिखा है, तो ये ओवरऑल करंट का है पूरे सर्किट के अंदर जो करंट जाएगी उस करंट का है। ये जो वोल्टेज का मैंने लिखा है, ये जो पूरे सर्किट में जो वोल्टेज जाएगी उसका है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पर R क्यों नहीं लिखा, अरे भैया प्योर रेजिस्टेंस थोड़ी है, कॉम्बिनेशन है L और R का, तो ओवरऑल का मैंने लिखा है IT रिलेशन, और पूरे सर्किट का मैंने ये लिखा है VT रिलेशन। प्लस क्यों करा, क्योंकि डायग्राम में देख लो जो वोल्टेज है ना, जो इन दोनों का देखो, ये R पर पीक वैल्यू, ये L पर पीक वैल्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है, और ये जो पोटेंशियल है ये करंट से कितना आगे चल रहा है, फाई आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, फाई आगे चल रहा है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो बच्चों का क्वेश्चन लिखो, जो डाटा देखो जो आपको गिवन है, मैं डाटा लिख देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस गिवन है, ये एक कैपेसिटर गिवन है, सॉरी रेजिस्टेंस, और इंडक्टिव ये AC हो गया, ये R गिवन है बच्चों आपको 50 ओम, कितना गिवन है 50 ओम। L जो आपको गिवन है 1/2 पाई हेनरी, और V जो आपको गिवन है 100√2, और ये हो जाएगा बच्चों साइन 100 पाई P। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड पहला करना है XL, दूसरा आपको फाइंड करना है Z, ठीक है, तीसरा फाइंड करना है आपको IT रिलेशन। क्या फाइंड करना है बच्चों आपको, IT रिलेशन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, पहले क्वेश्चन को नोट करें, पहले क्वेश्चन को नोट करें। कर लिया बच्चों क्वेश्चन को नोट। तो एक देखो कॉम्बिनेशन
पर बेस एक क्वेश्चन आपको गिवन है एसी का। एसी कैसे पता चला कि भैया वोल्टेज टाइम का फंक्शन है, वोल्टेज चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि साइन कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, तो वी कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। तो नो डाउट ये एसी का क्वेश्चन है। एक्सएल आपको फाइंड करना है, आपको आर गिवन है इसका 50 ओम और एल गिवन है हेनरी, एल की यूनिट होती है हेनरी 1/2 तो पहले तो देखो एक्सएल फाइंड कर लेते हैं अपन। देखो एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा कौन सा होता है, ओमेगा जो टी के साथ में होता है वो हमेशा ओमेगा होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूज मत होना। ओमेगा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूँ ना, बताओ बच्चों ओमेगा कितना होगा, स्मॉल टी के साथ में देखो कितना है 100 पाई, तो ये होगा आपके पास में रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद में ये पीक वैल्यू है साइन के साथ में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो उसके साथ में जो ये आ रहा है ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की, क्योंकि ये वीटी रिलेशन है वोल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास में है 100√2, ठीक है, 100√2 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट है, यूनिट नहीं भी लिखूं तो यूनिट इसकी वोल्ट है, बढ़िया। अब देखो इसको लिखो ओमेगा, ओमेगा कितना हो गया 100 पाई, एल कितना है बच्चों 1/2 पाई, पाई से पाई गया कितना हो जाएगा 50 50 ओम, कितना हो जाएगा 50 ओम, हो गया 50 ओम। जेड फाइंड करना है आपको, पहला तो ये हो गया, जेड फाइंड करना है आपको, तो जेड कितना हो जाएगा r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है आर मैं सर्किट मालूम था ना इसका, अभी मैंने डेरिवेशन कराया, मैंने कहा था ये आर होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों एक्सएल होता है, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट आपके कलर चौक आ गई, ये रिजल्टेंट आएगा आपके पास में, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये क्या बनेगा बच्चों जेड बनेगा, और ये एंगल क्या बनेगा फाई बनेगा। तो आर की वैल्यू तो बच्चों आपको गिवन है, बहुत ही बढ़िया। आर कितना गिवन है 50 ओम, कितना गिवन है 50, और ये इधर से ये भी कितना गिवन है 50, ये 50 ये 50, तो जेड बच्चों कितना बनेगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो जेड जो बनेगा वो बनेगा 50√2। 10 5 फाइंड करना है आपको, 45 होगा भैया, ये 50 है ये 50 है, तो रिजल्टेंट इनके बीच में जाएगा, तो 5 कितना आएगा 45। 5 फाइंड कर सकते हो, 10 5 कितना आएगा XL/R, XL कितना 50, R कितना 50, कितना हो गया 1 का मतलब 5 कितना हो गया 45, 5 कितना हो गया 45, हाँ कि ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एकदम केयरफुली देखें इसको, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ तो भैया ये VR है, ये VL है, और ये करंट है, ठीक है। करंट R के साथ में सेम एंगल में, और करंट V से 90 पीछे चल रही है, ये कितना आएगा V, तो ये कितना आएगा 5। अब इस डायग्राम को देखते हुए I को मैं क्या लिखूंगा I साइन, ठीक है, यानी करंट जो है 5 पीछे चल रही है, तो इसका एंगल देखो कितना गिवन है आपको 100 पाई t -5। समझ में आया मैंने -5 क्यों करा, वो डायग्राम तो मैंने ये डायग्राम तो मैंने डेरिवेशन में बताया था आपको, डेरिवेशन में कि करंट R के साथ में, भाई R जो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट जो होता है, प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट में कोई फेज एंगल नहीं होता है, तो एक ही लाइन में बना दिया। और प्योर इंडक्टर में करंट 90 पीछे होता है, करंट 90 पीछे है, इसका मतलब वोल्टेज 90 आगे था, तो वोल्टेज को मैंने 90 आगे कर दिया। तो ये L में जितना मैक्सिमम ड्रॉप होगा, ये R में जितना मैक्सिमम ड्रॉप होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया V0, यानी कि करंट। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो करंट जो है ओवरऑल, अब आप ओवरऑल देखो, ओवरऑल करंट जो है इस पोटेंशियल से 5 पीछे चल रही है, तो -5 कर दिया मैंने। तो अब आपके पास में जो आएगा, अब आपके पास में आएगा ये इक्वेशन, ठीक है। 5 45 हो गया, करंट निकालनी पड़ेगी अपन को। करंट देखो कैसे निकालेंगे, पीक करंट, तो पीक करंट निकालनी है ना, तो ध्यान से देखना पीक करंट कैसे निकालूंगा, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है जेड है, इन दोनों का मिक्सर लेना पड़ेगा, जेड लेना पड़ेगा। जेड की यूनिट क्या होती है ओम ही होती है, दानगना जेड आर एक्स इन सब की यूनिट ओम ही होती है, दानगना लिख लेना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आर एक्स एल एक्स सी जेड इन सब की जो यूनिट है वो क्या होती है बच्चों ओम। ये भी एक प्रतिरोध है प्योर रेजिस्टेंस, ये भी एक प्रतिरोध है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी एक प्रतिरोध है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी एक प्रतिरोध है। जेड का मतलब क्या हो गया? इम्पीडेंस। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोध, इसको प्रेरणिक, प्रतिघात, इसको दारिद्र्य, प्रतिघात, इसको प्रतिबाधा। ये दोनों प्रतिघात और ये प्रतिबाधा, ठीक है। अब अपन बनाते देखो पीक वोल्टेज, तो पीक करंट मिल रही है, तो पीक वोल्टेज देखो बच्चों कहाँ पर था, ये रहा 10√2। जेड कितना है बच्चों? 50√2। रूट टू से √2 गया, कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आएगा? 2 एम्पियर। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा अपने पास में, ये करंट भाई पी करंट कितनी आई? 2। ये साइन ये हो जाएगा 100 पाई टी, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 लिख दो या पाई/4 लिख दो, एक ही बात है। तो ये भैया अपने पास में एक बहुत शानदार बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करंट का रिलेशन आ गया ओवरऑल इसके साथ में, ठीक है। लिख लो, इनके मैं नाम लिखा देता हूँ आपको, एक्सएल और एक्ससी के, ठीक है। लिख लिया, ये नोट कर लिया। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, मैं नाम लिखा देता हूँ। देखो आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। एक्सएल का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्स सी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्स एल एक्स सी जेड का मतलब क्या होता है? इम्पीडेंस। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध, इसको कहते हैं प्रेरणिक, प्रतिघात, और इसको कहते हैं धारित्य, प्रतिघात, इसको कहते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। हिंदी में इसका नाम और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हिंदी में ही कहते हैं। और इनकी जो यूनिट होती है, सारों की यूनिट दानकना ओम होती है। इन सारों की जो यूनिट है वो क्या होती है? ओम। सारों की यूनिट दानकना सेम ही है, इसकी भी ओम, इसकी भी ओम, इसकी भी ओम, इसकी भी ओम, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान में रखना, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। दूसरी बात हमेशा ये ध्यान में रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि ओम के लॉ से जो भी वोल्टेज होता है वो हमेशा बच्चों क्या होता है अपने पास में? करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब वो वोल्टेज मान लो पीक वोल्टेज है तो पीक लगाऊंगा, करंट भी फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी? पीक लेनी पड़ेगी। अब रेजिस्टेंस इन तीनों में से कोई लेना पड़ेगा। अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो आर आएगा, प्योर इंडक्टर है तो वहाँ पर एक्सएल आ जाएगा, और प्योर कैपेसिटर है तो ये आ जाएगा, और किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन है तो जेड आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस कौन सा होगा? या तो ये आर होगा, या एक्सएल होगा, या एक्ससी होगा, या फिर ये जेड होगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये खाली स्थान छोड़ देता हूँ, ठीक है। और अगर आई आर में ले रहे हो तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी नोट है √2 का डिवाइड कर दिया, आई नोट है √2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूँ। फिर इन चारों में से कोई एक होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा सर्किट आपको गिवन है। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा? वी आर एम एस, ये बन जाएगा आई आर एम एस, और ये डैश 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 डैश, ठीक है। इन डैश डैश में कोई भी चारों में से कोई एक आएगा, वो डिपेंड करेगा सर्किट कौन सा है। अगर सर्किट प्योर है रेजिस्टेंस तो आर आएगा, प्योर इंडक्टिव है तो एक्सएल आएगा, प्योर कैपेसिटिव है तो एक्स सी आएगा। इन दो में से किसी कॉम्बिनेशन है, किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन है या तीनों का कॉम्बिनेशन है तो फिर क्या लेंगे? जेड लेंगे। तो अभी तक अपने एक ही कॉम्बिनेशन पढ़ा है, किसका? आर और एल का। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन किसका? आर और सी का। फिर अपन पढ़ेंगे तीनों को एक साथ। तो इस लेक्चर को, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है, इनको केयरफुली स्टडी करें इनकी, तो ये आपको ये आगे वाला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। एसी बहुत आसान चैप्टर है और फिक्स है, एसी में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।